नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है देशराज कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने लाइट चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हमने पहले चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसमें हम किस प्रकार से सारा कुछ पढ़ चुके हैं, इसके पार्ट 1 में है। अब हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? ऐसा है कि जब लाइट ट्रेवल करती है तो जरूरी नहीं है कि उसका हर मीडियम में स्पीड सेम हो, यानी कि उसकी स्पीड चेंज होती है। अगर एयर में कुछ स्पीड है तो जरूरी नहीं है कि वही स्पीड सेम वाटर में भी हो। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि वो अपना सीधा नहीं चलती, किसी और डायरेक्शन में हो जाती है। यानी कि when rays passes from one medium to another medium, it change its path। तो यानी कि अपना रास्ता बदल लेती है। तो उसको कैसे बदल समझें? देखें कि जब कोई लाइट आ रही है, लाइट की रेस कोई आ रही है, और हमारा ये पहला मीडियम है फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं रेयर मीडियम, और इस वाले पार्ट को सेकंड मान लेते हैं और इसको डेंसर मीडियम मान लेते हैं। डेंसर मीडियम, इसे हम कहेंगे विरल माध्यम, और इसको कहेंगे सघन माध्यम। सघन माध्यम, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए ये यहां ऊपर एयर है और यहां नीचे वाटर है। तो एयर में जब कोई किरण आ रही है तो एक एंगल बना रही है, ये हमने नॉर्मल बना लिया, और ये हमारा इंसिडेंट पॉइंट हो गया। इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। और जो हमारी आ रही है किरण वो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, आपतित किरण। अब ये जो किरण है वो सीधी नहीं जाएगी, वो उसे जाना चाहिए सीधा इस डायरेक्शन में, लेकिन वो ऐसे नहीं जाएगी। ये डेंसर मीडियम में बैंड हो जाएगी नॉर्मल की ओर, बैंड हो जाएगी इस तरीके से, इस तरफ झुक जाएगी। तो ये एंगल हमारा बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण। और इसके द्वारा ये वाला जो एंगल बना आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यानी कि इसे हम कहेंगे अपवर्तन कोण, ठीक है बच्चों। तो यानी कि बैंड हो गई, यानी कि अपने एक रे में जानी थी लेकिन वो बैंड हो गई इस तरह से। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसका अपोजिट भी हो जाता है, यानी कि अगर ऊपर डेंसर है तो रे आएगी सीधी, और इसको सीधा जाना होगा, लेकिन वो सीधी जाएगी नहीं, वो क्या करेगी, ये दूर चली जाएगी, यानी कि अवे फ्रॉम, यहां टूवार्ड आ गया, टूवार्ड टू नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि सीधी सीधी बात है। और ये हमारा रेयर मीडियम हो गया,
रेयर रेयर मीडियम। तो कहने का मीन्स ये है कि रेयर मीडियम से डेंसर में आती है, विरल से सघन में आती है, तो वो बेंड होती है, झुकती है। और जब डेंसर यानी सघन माध्यम से रेयर यानी कि विरल माध्यम में जाती है तो वो दूर चली जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो यानी कि स्पीड अपनी वैसी मेंटेन बनाना है, इसलिए उसी माध्यम वैसी स्पीड बनाने के लिए ये नॉर्मल की ओर, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि पहला मीडियम अगर रेयर है, दूसरा डेंसर है, तो टुवर्ड द नॉर्मल। पहला डेंसर है, दूसरा रेयर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। किस ओर झुक जाती है? अभिलंब। अभिलंब यानी कि अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। झुकना या मुड़ना, ये भी कह सकते हो, झुकना या मुड़ना। अब ये अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। तो सीधी सीधी परिभाषा हम आपको बता चुके हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश कण अपने मार्ग पर ना जाकर वो अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर चली जाती है। ठीक है ना? तो व्हेन रेज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डज नॉट गो इट टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या हम ये कह सकते हैं अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इट डेविएट ऑन इट्स पार्ट्स। ओके, आप इसे लिख लीजिए, फिर आगे का देखते हैं। देखिए बच्चों, अभी हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। उसमें दो लॉ आते हैं, दो नियम आते हैं कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन द सेम प्लान, यानी कि वो एक ही प्लान में पाए जाते हैं। दूसरा है रेशियो ऑफ द साइन आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रेशियो ऑफ साइन आइज एंड साइन आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, फर्स्ट मीडियम टू अनदर सेकंड मीडियम। अगर इसे हिंदी में बात करें कि, यानी कि हिंदी में इसकी बात करें तो आपतित किरण, आपतित आपतित किरण है ना, परावर्तित अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और इंसी यानी कि आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और वह तल जिससे ये अलग हो रहे हैं। ठीक है ना? सब एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। और यहां पर, ठीक है ना, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। तो यानी कि ये इसको हम बोलेंगे नियत। तो ये दो नियम है। ठीक है बच्चों, इसको सही से समझ लिया होगा आपने कि यानी कि यहां पर प्लान जो बोलते हैं, तल बोलते हैं, उसका मतलब यह है कि जैसे बोर्ड है, अब ये हमारा एक प्लान हो गया, इसी पर आ रही है और इसी के आर टकरा के वापस जा रही हो, या ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, इसके आर पार जा रही है, तो एक ही मीडियम है। यानी कि नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस जो जहां से वो अलग अलग हो रहे हैं, एट द पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहे हैं, जहां से मीडियम अलग अलग होते हैं और उस पे ये इंसिडेंट करते हैं, सारे आते हैं, तो वो एक ही सेम प्लान में होते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसे। अब इसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अपवर्तनांक, जिसे हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तन का अंक, यानी कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, और इसे कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। इसकी जो डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसको बड़े सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि हम जो है, यानी कि इसको हम डेफिनेशन करना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ओके, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। डेफिनेशन बन गई यहीं से। तो यहीं से हम इसको बोल देंगे कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि हम इसको ANM, यानी कि एयर में स्पीड हो गई, उसमें हो गई, और जो हमारी क्या कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट है एयर में, वो हम C लेते हैं और यहां पर हम V ले लेते हैं। इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में, वायु जब लेते हैं तो निर्वात भी लेते हैं, यानी कि हम वैक्यूम कह सकते हैं, ठीक है ना। और प्रकाश की चाल माध्यम में यह अनुपात लिया जाता है, ठीक है ना, रेशियो ऑफ, ओके, ठीक है ना, का अनुपात, इसके एंड में लिखेंगे का अनुपात। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और प्रकाश की चाल वायु में और निर्वात में और प्रकाश की चाल माध्यम में अनुपात जो आता है वो हमारा क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट। अब जो हम जितने भी एब्सोल्यूट निकालते हैं एक वायु यानी कि एयर से और मीडियम में, अब उनका रेशियो अलग अलग होता है। यहाँ पर वायु नहीं लिया जाता, तो यहाँ पर अगर हमें यहाँ ध्यान देना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इन फर्स्ट मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकंड मीडियम। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से निकाल रहे हैं, तो अगर पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम रेशियो लेते हैं, वो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, यानी रेशियो ऑफ, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में, यानी कि हम कह सकते हैं, है ना, प्रथम माध्यम में, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक अनुपात होता है द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक का अनुपात। इसमें मैं अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। क्या, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको अगर हम इस तरह से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि स्पीड यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट
इन सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम यानी कि एयर नहीं होनी चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ले लूं ग्लास, कांच, ठीक है, और यहां पर ले लूं फॉर एग्जाम्पल वाटर यानी कि पानी, अगर मैं ले लूं तो यानी कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल और नीचे पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, ऊपर पानी आ सकता है, नीचे कांच आ सकता है, बस वायु से नहीं होगा। जब वायु से यानी कि एयर से, वैक्यूम से हम किसी की स्पीड कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारा एब्सोल्यूट होगा। मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई बच्चों, इसे आप लिख लीजिए। देखिए बच्चे, अब हम अभी पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब कुछ मोटी मोटी कुछ बातें हैं जिनको हमें समझना है, जैसे कि द नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया, जो हमारा मीडिया होता है, मतलब मीडियम देखते हैं ना हमारे, तो यहां पर लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल मीडियम, जो भी मटेरियल लेते हैं, और रेयर मीडियम के बीच में ग्रेटर देन 1 होता है। इसका उल्टा कर लेंगे, अगर यहां पर रेयर लिख लेंगे तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन 1। कहने का मतलब यह है कि अगर रेयर से ले लेंगे, रेयर से ले लेंगे और यहां डेंसर ले लेंगे या डेंसर ले लेंगे या मटेरियल ले लेंगे तो लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि हमने कहा अगर मटेरियल से रेडियल मीडियम में लेते हैं यानी डेंसर से रेयर मीडियम लेते हैं तो ग्रेटर देन 1 होगा, और रेयर से डेंसर मीडियम लेंगे तो लेस देन 1 होगा। यानी कि अगर हम अपवर्तनांक अगर हम लेते हैं किसके, कि सघन माध्यम से और विरल माध्यम के लिए, तो हमेशा जो होता है बड़ा होगा, और विरल से सघन में लेंगे हमेशा 1 से कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप तो जानते हैं, अभी हमने समझा, ठीक है ना। अगर हम सीधी सी बात, अगर आप इसमें बिल्कुल ही कंफ्यूज है तो आप देख लीजिए कि ऊपर जो स्पीड होगी, यहां पर स्पीड को देखिए, स्पीड नीचे देखिए। अब मान लीजिए ये न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। अब जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, न्यूमिनेटर की इससे ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो स्पीड किस में ज्यादा होती है, रेयर में ज्यादा होती है और डेंसर में कम होती है, तो वो क्या होगा, डिवाइड होगा तो 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है ना। इसका उल्टा, अगर डेंसर में आएगी ज्यादा और रेयर में कम आएगी तो ऊपर डेंसर होगा, नीचे रेयर होगा, रेयर में स्पीड ज्यादा होगी और डेंसर में कम होगी, तो ऑटोमेटिक 1 से कम आएगा। इसको रटना नहीं, समझना है, ठीक है बच्चों। फिर आया था डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो ग्रेटर डेंसिटी द मीडियम इज द ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। यानी कि जैसा, यानी कि घनत्व, माध्यम का घनत्व, माध्यम का घनत्व अगर ज्यादा है, ठीक है ना, तो ज्यादा ही आएगा। कैसा है, ज्यादा है तो ज्यादा ही आएगा, ठीक है बच्चों। कलर ऑफ लाइट, तो जिसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। तो जिसकी वेवलेंथ स्मॉलर मतलब छोटी होगी, कैसी होगी, छोटी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, यानी पदार्थ का जो, पदार्थ जो हम ले रहे हैं, पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है ना, पदार्थ का, ठीक है ना, वो बड़ा होगा। यानी कि जैसे कि वॉयलेट होती है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है कि कम होती है। तो हमने देखा कि पदार्थ का समझने की बात यह है कि वेवलेंथ, तो स्मॉलर यानी कि जिसकी हम देख रहे हैं स्मॉलर वेवलेंथ, यानी कहने का मतलब यह है कि आगे अभी हम पढ़ाएंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो उसमें आपने विबग्योर नाम सुना होगा एंड तक,
तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो दूर तक जाती है, वो पहले ही गिर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी वेवलेंथ जो वॉयलेट की होगी, ठीक है ना, वो हम देखेंगे और इसकी देखेंगे रेड की। तो यहां पर हमसे क्या कहा गया, फॉर स्मॉलर वेवलेंथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज ग्रेटर। जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो वॉयलेट का ज्यादा होगा और रेड का कम होगा, यानी कि बैगनी जो हमारा वॉयलेट कलर होगा उसके ज्यादा होगा, लाल रंग की कम होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आप ये समझ गए हैं। फिर आप देखते हैं फैक्टर विच इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। तो यानी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जैसे थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब। डायरेक्टली मतलब हम क्या कहते हैं, समानुपाती, समानुपाती। तो थिकनेस, यहां पर बात हो रही है थिक, हमने यहां पर ये बात हो रही थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, यानी कि जो कांच की जो स्लेब होगी, कांच की प्लेट या स्लेब की मोटाई। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थोड़ा, वो जो भी हो रहा है वो उसकी जैसे जैसे मोटाई होगा उसी हिसाब से उसका बढ़ेगा, यानी कि समानुपाती होगा, जैसे मोटाई बढ़ेगी वैसे बढ़ेगा। ऐसी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण, आपतन कोण, तो ये भी डायरेक्टली है, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल, अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे बढ़ेगा, वो भी डायरेक्टली है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे पदार्थ का अपवर्तनांक बढ़ता है वैसी वैसी उसका क्या कहते हैं, लेटर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, बढ़ता चला जाता है। वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंस है, ये बातें समझ करिए, हमें ये बातें समझ में आएंगी। तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस लाइट, ठीक है ना, आपतित आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य के ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। ये तीनों समानुपाती होंगे, जैसे मोटाई बढ़ेगी वैसी बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, लेकिन वेवलेंथ के उल्टा होगा। तो कैसे, यहां से समझिए, ठीक है ना, स्मॉलर है तो ज्यादा हो रहा है और लार्जर है तो लीस्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये कुछ बातें हैं जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, इनको आप अच्छे से समझ लें, जो मैंने हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ही बता दी। ठीक है बच्चों, आपने जो भी अभी सब समझा होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल लेंसेस, यानी कि हमने जो रिफ्लेक्शन पढ़ा था वो हम मिरर में पढ़े थे, यानी कि एक तरफ उसके कलर कर देता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वहां पर, यानी परावर्तन होता है। अब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, तो यानी कि हमें ऐसा वस्तु चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके आर पार लाइट चली जाए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेंस बोला गया है, जिसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लेंस कैसा है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, बाउंडेड, जो घिरे हुए होते हैं दो स्पेरिकल सरफेस से, यानी दोनों तरफ उसका स्पेरिकल सरफेस होता है। किस तरह का होता है वो हमको समझना है। यहाँ दो तरह के लेंस की बात हो रही है। लेंस की जो बात हो रही है, यानी कि दो तरह के लेंस की बात हो रही है। एक तो हो रही है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। ये जो लेंस होता है वो इस तरह से दिखता है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये लेंस लगभग इस तरह का दिखता है। तो ये हमें अलग अजीब सा ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये होता कैसे, इसको मैं इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये समझ लीजिए कि आपने आलू की टिक्की खाई होगी, आलू की टिक्की खाई होगी ना, तो आलू की टिक्की जो होती है उसको किनारे से पतला कर दिया है और बीच में मोटा रखा जाए, जैसे पूरी फूलती ना, पूरी फूलती ऊपर से गोल
और इस तरह से, तो समझ लिए उसको इस तरह से खड़ा करके, रोटी को जो गोल रोटी है उसको ऐसे खड़ा करके देखा जाता है तो वो इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसका उल्टा हो जाए, या हम ये कहते हैं कि दो ऐसी जो कम घेरी वाली कटोरियां हों उनको उल्टा ले लिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉनकेव। यानी कि इस तरह से पोर्शन होते हैं तो अगर हम जोड़ देते हैं तो उत्तल, और यही पोर्शन अगर ऐसे उल्टे जोड़ दिए जाए तो अवतल यानी कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉनकेव, ठीक है बच्चों। तो इसको और अच्छे से समझना है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कांच का एक गोला जैसा होता है, तो इसका ये हिस्सा कांच का एक गोला जैसा होता है, दूसरा कांच का गोला हिस्सा, तो इस तरह का जो पोर्शन निकल कर आएगा आपका, ये बीच का हिस्सा, ये हमारा कॉन्वेक्स होगा। और इसको जब उल्टा आएगा इस तरीके से, यानी कि अगर कांच का ये वाला हिस्सा इस तरह से लेकर इसके साथ अगर दूसरा हिस्सा इस तरह से जोड़ दिया जाए तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ले लिया जाए, इस तरह से जो बना दिया जाएगा मटेरियल, वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉनकेव, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे दो तरह के लेंस हो गए, एक होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। इनके भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इनके भी पार्ट्स होते हैं, एक तो ये इस तरह का लेंस बना होता है, ये एक इसमें और भी पार्ट होते हैं, और एक इस तरह से होता है, इसी तरीके से एक ये भी होता है, और एक आपका ये भी होता है। थोड़ा सा फिगर अलग है, ठीक है ना। इसको मैं अच्छे से बना देता हूं, हल्का सा इसे उठा के रखना है बस। तो इससे पहले मैं हिंदी बता देता हूं, दोनों तरफ से ये उत्तल भाग है, इसे उत्तल लेंस कहते हैं ना, उत्तल लेंस। उत माने मैंने उठा हुआ है, अब माने अवतल लेंस। तो मैंने आपको बताया था अब माने ढसा हुआ अंदर की ओर, उत माने उठा हुआ। तो ये किनारे पे पतला, बीच में मोटा, ये बीच में पतला, किनारों पे मोटा होता है। तो इसका ये वाला हिस्सा जो होता है ये बीच में प्लेन होता है, और इसका भी ये प्लेन होता है। इस वाले में ये हिस्सा इसका आपका अवतल होता है, ये आपका उत्तल होता है। तो नाम है, इसे उभय उत्तल कहते हैं, ये समतल उत्तल कहलाता है, ये अवतल उत्तल कहलाता है। यहां से नाम लीजिए ना, दोनों तरफ से उत्तल है तो उभय उत्तल यानी कि द्वि उत्तल, और ये समतल उत्तल, ये अवतल उत्तल, इसी तरीके से ये द्वि अवतल या अवतावतल, समतल अवतल और उत्तलावतल। बात समझ में आ गई हुई। इसी तरीके से कॉन्वेक्स में है ना, बायो कॉन्वेक्स है ना, प्लानो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स, और ये भी बायो कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ओके, इधर से नाम लेके गिनना है तो 3-3 लेंस हो जाते हैं। यहीं पे हम थोड़ी सी और बात करेंगे कि इनका नाम और भी दिया गया है कि अगर हम इनमें एक एक्सिस बनाया जाए और उसके अकॉर्डिंग बात की जाए कि एक एक्सिस है और हमने लेंस बनाया है, तो इसमें से कोई रे जा रही है इस तरीके से पैरेलल, अब वो एक ही जगह पे ये बेंड कर देता है कॉन्वेक्स, और जो कॉनकेव होता है वो लगता है पैरेलल जा रही है, लेकिन पैरेलल जा रही है, वो लगता है कि एक पॉइंट से आ रही है, लेकिन ये डाइवर्ट करता है। तो ये एक जगह मिला रहा है, इसे कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, इसे डाइवर्जिंग, यानी कि अभिसारी, अपसारी। तो उत्तल लेंस को और अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को जो किरणों को मोड़ दे रहा है, एक ही जगह मिला दे रहा है, अभिसारी कर दे रहा है, यानी कि अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और ये किरणों को फैला देता है तो इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। यानी कि व्हेन द रेज गोज टू पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस दे मीट एट ए पॉइंट, यानी कि एक ही जगह लाइट को बेंड कर देता है, इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और ये डाइवर्ट कर देता है लेंस को, रेस को, तो ये अपसारी लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है।
अब ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों हो रहा है ये भी समझना जरूरी है, तो इसको भी मैं इसी में समझा देता हूं, आपको समझ में आ गई इतनी बात। तो इसके लिए हमें थोड़ा प्रिज्म के बारे में जानना पड़ेगा। प्रिज्म, प्रिज्म कैसा होता है कि एक इस तरीके से ये ट्राइंगल की तरह होता है, लेकिन वास्तव में इस तरह का नहीं होता है। इसको समझने के लिए कि आप कांच की दो प्लेटें इस तरह से रखेंगे, ये प्लेट दिख रही है आपको, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, इस तरीके से, और नीचे भी एक प्लेट लगी हो इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना, तो एक फिगर बनेगा। तो एक प्रिज्म की तरह काम करता है, सॉलिड होता है। तो अगर मैं इसे 3D में बनाने की कोशिश करूं तो समथिंग लाइक इस टाइप से दिखेगा वो, इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, तो यहां पर कांच का एक फेसेस होगा, यहां पर इस तरीके से। तो इस प्रिज्म में से जब लाइट की एक रेस को पास किया जाता है तो धीरे धीरे बैंड हो जाता है, धीरे धीरे। तो यहां पर अलग अलग विब ग्योर यानी कि 7 कलर की आ जाती हैं, एक तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है ना, लाल, नारंगी, पीला, हरा और नीला, इंडिगो, ठीक है ना, वायलेट, ये हो गया हमारे, नीला हो गया और ये वायलेट बैगनी कलर हो गया। इस तरीके से हमारे एक 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो यानी कि ये रेस जो जा रही थी वो 7 रंगों में बढ़ गई और बैंड भी हुआ है। यानी कि अगर हम ये देखें, इसे तो हम कहेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि एक प्रकाश की किरण 7 रंगों में बढ़ जाती है, इसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि किरण आई 7 रंगों में बढ़ गई, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लेकिन 7 रंगों में बढ़ रहा है। लेकिन अगर छोटी सी बात देखें, प्रिज्म में क्या होता है कि कोई रेज जा रही होती है तो उसे तो जाना चाहिए था सीधा, तो क्या होती, थोड़ी थोड़ी बैंड हो जाती, बैंड हो जाती, बैंड हो जाती, यहां तक आती आती चली जाती है। तो ये जो रे है वो इस तरीके से जा तो यूं रही थी, वो बैंड हो गई इस तरीके से। और तो वो बैंड हुई किधर है, जिधर बेस चौड़ा है, ठीक है ना, जिधर बेस चौड़ा है। तो जो हम लेंस की बात कर रहे थे, लेंसों की, अगर इनको छोटा छोटा प्रिज्म बना दिया जाए इस तरीके से, तो इसका बेस कितना चौड़ा है, आधार नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, दोनों तो बराबर सीधा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो इस तरह से ये करता है। इसी तरीके से अगर हम उसको देखें कॉनकेव वाले को, इसमें भी प्रिज्म बना लो, इसका बेस ऊपर की तरफ है तो ऊपर, ऊपर, सीधा, नीचे की ओर, नीचे की ओर। यहां सीधा इसलिए कि दोनों तरफ बेस बराबर। तो यानी कि प्रिज्म का जिधर बेस ज्यादा होता है उधर बैंड हो जाती है रेस। तो क्योंकि हमें तो दिख रहा है कि सीधा सीधा एक फिगर, लेकिन जैसे ही अंदर होती है तो दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो थोड़ा थोड़ा बैंड होता रहता है। तो ये नीचे डेंसर होता चला जाता है, बैंड होता चला जाता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। साथ भी हमने लाइट ऑफ डिस्पर्जन भी बात कर ली कि 7 कलर में डिस्पर्ज हो जाता है। कोई भी ऐसी बरसात जब होती है तो ड्रॉप बन जाती है इस तरीके से, तो वो प्रिज्म की तरह बन जाती है। जब उसमें से लाइट पास होती है तो 7 कलर दिखाई देने लगते हैं, जिसे इंद्रधनुष, रेनबो कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के टाइप भी पढ़ लिए, क्या होते हैं पढ़ लेते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें से जो लॉ ऑफ रे है, यानी इमेज बनने के लिए रे किस तरह से पास होती है, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कुछ टर्म ऑफ द लेंसेस के बारे में कि किस तरह के लेंस में क्या क्या होता है। कि जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस बनता है इस तरीके से, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो ये मिड का पॉइंट, यानी कि किसी भी लेंस का ये एक्सिस जा रहा है, ये हमारा ऑप्टिक सेंटर होता है। क्या होता है, ऑप्टिक सेंटर, ठीक है ना, यानी कि प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। ये हमारा कॉन्वेक्स में है और ये हमारा कॉनकेव में, इसमें भी इसी तरीके से ये ऑप्टिक सेंटर ही होता है, ठीक है बच्चों। इसमें हमें प्रिंसिपल फोकस और के बारे में जानेंगे कि इसमें फोकस किस तरह से हम फाइंड करें। तो देखिए, ध्यान से समझेंगे।
पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लें कि ये ऑप्टिक सेंटर हो गया। तो यहां से अगर हम कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, यहां पर एक f और यहां पर भी एक f और यहां पर भी एक f, तो यानी कि ये जो f यहां से यहां तक है और ये f यहां से आता है, ट्वाइस हो गई। इसी तरह से यहां से यहां तक कोई f है और यहां से यहां तक वही f ले लिया डिस्टेंस, तो ये 2f हो गई। तो इसे अगर 1 1 मान लें, इसे 2 2 मान लें। अब हमें प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात करनी है। होता क्या है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि समांतर अक्ष के चलने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं वो उसका प्रथम फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। When the rays goes to parallel after reflection of the convex lens, they meet at point that is called the principal focus. अब कॉनकेव की बात करें, चलिए इसको नीचे कर लेते हैं। कॉनकेव की बात करें, सेम काम इसमें भी करेंगे। डिस्टेंस का स्पेशल ध्यान रखना है। तो यहां पर जब पैरेलल चल रही थी तो डाइवर्ट करती है और हमको लगता है इस पॉइंट से ये लाइन आ रही है, ऐसा लगता है इस पॉइंट से आ रही है। तो यहां कहेंगे कि समांतर अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। द रेस विच गोज टू पैरेलल टू एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इन कॉनकेव लेंस इट सीम्स टू कम ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। एक पॉइंट से आती हुई फील होती है, ठीक है ना। इसका प्रथम फोकस हो गया। फोकस क्या है? जहां पर लाइन मिल रही है या जहां से लाइन जा रही है। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है कि यहां पॉइंट से फोकस से चलेंगे तो पैरेलल हो जाएंगे। और इसमें इसके लिए ये देख लीजिए, तो इसके लिए क्या हुआ, यहां पर से ये रेस चलेंगी इस तरीके से, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। अगर चलेंगी तो ऐसे दिखेगा ऐसे, लेकिन ऐसा ऐसे हो जाएंगे, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां से ऐसा लग रहा है कि यहां की ओर आ रही हैं, लेकिन ये ऐसे हो रहा है, तो ये यहां ऐसे जाएंगी तो ऐसे हो जाएंगी डाइवर्ट। तो कहने का मतलब ये है, हमको ये समझना है कि किस तरह से रेस चल रही है, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम रूल के बारे में बात करेंगे। रूल ऑफ ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस, यानी कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम लेंस द्वारा। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? पहला कि अगर कोई किरण यानी कि रे पैरेलल चल रही है तो वो क्या करेगी, एक पॉइंट पे आकर मिलेगी। ठीक है ना। सेम यहां पर भी हमको ये बात ध्यान रखनी है कि पैरेलल चल रही है इसमें कोई रेस, तो वो डाइवर्स तो होगी लेकिन ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट से आ रही है। ठीक है, हमको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि किस दोनों लेंस में जो ऑप्टिक सेंटर होगा वहां से रे पूरी सीधी जाएगी। ठीक है ना, कैसी जाएगी? सीधी जाएगी, यानी कि इसके भी ऑप्टिक सेंटर से ही रे क्या जाएगी? सीधी ही जाएगी। ठीक है, ओके बच्चों, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है इमेज फाइंड करने के लिए कि पैरेलल चल रही है, एक्स पॉइंट पे मिलेगी, पॉइंट से फोकस से चलकर पैरेलल हो जाएंगी। इसी तरीके से यहां से अगर चलेंगी तो ऐसे हो जाएगी और ऐसा लग रहा हो पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार से हमने कॉनकेव मिरर के द्वारा 6 प्रतिबिंब यानी इमेज प्राप्त किए थे अवतल दर्पण द्वारा,
उसी प्रकार से यहाँ पर हम जो 6 प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे लेंस के द्वारा, वो भी कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। तो कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे कैसे, पहले मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि आप पहले एक लाइन खींच लेंगे, एक पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर एक सीधा सा एक लाइन खींच लेंगे ऐसे लंबी सी थोड़ी सी, और आपको जैसे मैंने उसमें समझाया मिड पॉइंट से 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट लगा लीजिए आप, जैसे यहाँ से 2, यहाँ से यहाँ 2, या 1-1 इंच 1-1 इंच का। इसे आप मान लेंगे F1, इसे ये दुगुना हो जाएगा तो 2F2, यहाँ पर F2 सॉरी यहाँ पर F1, और वही इसका दुगुना। अब आप वही प्रकार ले लेंगे कंपास अपना, और उसके थ्रू से जैसे ये है ये, तो ये जो दूरी दिख रही है ना ये वाली, ये सेंटर ऑफ कर्वे, ये आपकी रेडियस होती है ऑफ कर्वेचर, समझ गए? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जो मैं अभी बात कर रहा था ना इस तरीके से, ये 2 गोल कट करने की, तो ये, तो यहां पर एफ होगा इन दोनों का, समझ गए? और ये बीच में ऑप्टिक सेंटर, ये, तो ये वाली चीज ये आ रही है, और हमको ऐसे ही बनाना है। तो आप ये ले लेंगे, तो इस तरह से प्रकार यहाँ पर रखेंगे, और थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे करके, तो ये थोड़ा सा कट लगेगा इस तरीके से ये हल्का सा ऐसे कट लगेगा। सेम यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ से हमारा ये ऐसे कट लगेगा। तो डिस्टेंस चेंज नहीं करनी, यहाँ से प्रकार की नोक रखनी है, और इसको नोक को रखकर ऐसे ऐसे करके कट लगेगा, ऐसे वही डिस्टेंस लेकर वो ऐसे करके कट मारेगी, तो ये लेंस बन जाएगा हमारा इस तरीके से। फिर आप इसको डाल देंगे, इरेज कर देंगे, तो आपका स्लिम लेंस आराम से बनकर आएगा। ये नहीं कि आप ऐसे ही बना दिए। और ये तो हो गया हमारा कॉन्वेक्स के लिए। अब कॉनकेव बनाना है, तो मैंने डिस्टेंस ज़्यादा ली थी, आप थोड़ा कम ले लेंगे, ये इस तरीके से थोड़ा सा आप ऐसे आर्क लगा लेंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ऐसी वही डिस्टेंस इधर से लगा लेंगे ऐसे ऐसे करके ही, तो ये ऐसे मिला लेंगे और फिर इसको इरेज कर देंगे, तो हमारे ये लेंस बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको लेंस बनाने तो आ गए होंगे। या 6 इमेज कैसे बनेंगी? काम वही करना है जैसे हमने उसमें किया था। देखें, पहला ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इन्फिनिटी, अनंत पर है, अनंत पर ऑब्जेक्ट, वस्तु कहाँ है? अनंत पर। तो देखिए ये हमने लेंस बना लिया है, और ये हमारा F1, ये हमारा F2 सॉरी 2F1, यहाँ पर F2 और यहाँ 2F2। तो इन्फिनिटी पे कई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी पैरेलल लाइन आएंगी, और सीधे सीधे यहाँ से, तो वही है कि F2 पर उसका इमेज बनेगा, ठीक है ना, बहुत ही छोटा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है ना, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन अब हमने कहा था एक रे तो आ गई इन्फिनिटी से पैरेलल आ रही है, डाइवर्ज होकर इसमें मिल गई, लेकिन एक ऑप्टिक सेंटर ये भी तो आएगी, तो वो भी इन्फिनिटी से ऐसे आएगी, ऑप्टिक सेंटर से होती हुई यहाँ कट हो जाएगी, तो इमेज बन जाए। ठीक है बच्चों, ये पहला इमेज है हमारा। दूसरे की बात करें, अब धीरे धीरे वही खिसक के वो यहाँ आ जाएगी, तो वही चीज हमको ध्यान रखनी है, जैसे उसमें हम ध्यान रख रहे थे ऐसे ही हमको इस पे ध्यान देना है कि किस तरीके से हमारा ये F1, ये 2F1, ये F2 और 2F2। अब हमने यहाँ लिया है, तो वही सीधी गई और कट होकर यहां से F से चली, ओके। और दूसरा हमारा कहां से जाएगी? ऑप्टिक सेंटर से, इसे O से रिप्रेजेंट कर लीजिए, और दूसरी हमारी जाएगी ऑप्टिक सेंटर से, ठीक है ना, ये कट होगी अपने आप, आपको नहीं कट करनी है। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से इसका इमेज फाइंड हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमने बताया था, तो यहां पर इसका कैसा इमेज बनना है? अपोजिट बनना है, दिख रहा होगा ना, नो के नीचे आगे उल्टा, तो यानी कि ये हमारा उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, इससे छोटा बनना है। आप जब खुद बनाएंगे तो ऑटोमेटिक दिखेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, इन्वर्टेड बनना नहीं बनना, ओके।
अब हम दूसरे फिगर की बात करते हैं, इतना आप कर लीजिए। तीसरे फिगर की बात करेंगे तो तीसरे में हमको ये ध्यान रखना है कि अब धीरे से ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा। अब हमारा यहां पे था ना, तो अब ये F2F पर आ जाएगा, तो ये रिफ्लेक्ट सीधे जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा यहां से, और दूसरा जाएगा हमारा ऑप्टिक सेंटर से। तो ऑप्टिक सेंटर से जैसे ही जाएगा तो ये ठीक दूसरी तरफ सेम साइज का इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा। ये यहां रखेंगे तो यहां बन जाएगा, यहां रखोगे तो यहां बन जाएगा। ठीक है ना। चौथा हम बात करते हैं, अब ऐसी ऐसी आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब हम यहां रख रहे हैं कहीं पे, तो ये इस तरीके से टकराकर ये ऐसे जाएगा। ठीक है। और दूसरा वही ऑप्टिक सेंटर से होता हुआ जाएगा। अब ये बड़ा बनेगा। तो अभी जो हमने जस्ट बनाया था ए और बी और ए डैश बी डैश, तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये यहां से गई, यहां से होती हुई ऐसे आई और ये सीधी जाएगी ऑप्टिक सेंटर। तो ये इन्वर्टेड रियल और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनना है, यानी कि वस्तु से बड़ा बनना है, वास्तविक बनना है, प्रतिबिंब बनना है। ठीक है ना। फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे, अब हम सीधे इसे F1 पे ले आएंगे। तो F1 पे रखा इसको, तो ये सीधी गई, कहां से जाएगी, F से, और दूसरी जाएगी ऑप्टिक सेंटर से। ये डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो गई तो थोड़ा सा इमेज अलग से बनेगा ना, तो जितना ये है उतना ही हमको यहां लेना होता है ना। तो ये जाएगी यहां से और दूसरी जाएगी ऑप्टिक सेंटर से, इस तरीके से। और इसको पीछे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, मिलेगा ही नहीं, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो जब इन्फिनिटिव से आ रही थी ना, ऐसा करके इन्फिनिटिव से आ रही थी और एक पॉइंट पे मिल रही थी, ऐसे फोकस पे बन रही थी। अब फोकस पे होगी तो इन्फिनिटिव पे जा पर हाईली डायमिनिस्ड बनेगी, सॉरी लार्जर बनेगी, लार्ज बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, वास्तविक बनेगी। अब सॉरी वास्तविक बनेगी, यानी कि प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पे जाके कहीं बनेगा जाके, और वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, उल्टा ही बनेगा। ठीक है। अब आगे हमारा लास्ट, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। छठा, छठे की बात होती है तो यहां पर आप ये देखेंगे, अब हम इसको थोड़ा पास और ले आएंगे। ये F1 है, ये 2F1 है, और ये F2 है, और ये 2F2 है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, ये गया और ये टकरा कर यहां से ऐसे चला गया, और दूसरा ऑप्टिक सेंटर से, तो ये फैलेंगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से ऐसे, तो ये सामने ही इसके कहीं बनेगा और लार्जर देन बनेगा, लेकिन ये आभासी होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा। तो इस तरीके से हमने 6 फिगर बना लिए। तो देखा ये इधर जाके बनना है, सामने बनना है, तो 6 फिगर इसमें ही बने हैं। अब आता है हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में, उसमें भी तो हमें देखना है कि उसमें किस तरह से बनने हैं, तो उसका भी देख लीजिए यहीं पे सेम। तो यहां पर F2 और 2F2, F1 और 2F1। ठीक है। तो अगर हम उसमें ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहां पर मान लीजिए रखते हैं, तो ये हमारा यहां से जाएगा और ऐसा लगेगा यहां से आ रहा है, तो हमको तो यही दिखाना है ना, हमको तो यही दिखाना है। और दूसरा कहां से जाएगा, ऑप्टिक सेंटर से, ये तो जाएगा। आप कहीं से भी आप दूसरा ऑब्जेक्ट भी लाएंगे, यानी कि आप इसका दूसरा भी फिगर बनाना चाहेंगे, ठीक है ना, दूसरा भी फिगर बनाना चाहेंगे, तो आप देखेंगे कि किसी भी तरीके से आप इसको बनाइए, कहीं पे भी बनाइए, अभी मैंने यहां रख लिया, कहीं भी रख लो, आपके मन करे यहां रख लो,
तो ये गया, तो यहाँ से इसका यहाँ से आता है। मैं यही तो चीज़ ध्यान रखने की, किसका फोकस किधर से आ रहा है, तो ऐसे जाएगा, और दूसरा कहाँ से आएगा, ऑप्टिक सेंटर। तो वो यही बनना है बार बार इनके बीच में, जैसे जैसे आएगा इनके बीच में बनता चला जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा, सीधा तो बनना है, ठीक है ना, छोटा भी बनना है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर इसमें अलग ही टाइप के फिगर बनने हैं, और इसमें 6 टाइप के फिगर बनने हैं। एक फिगर और बना के दिखाते हैं इसमें। तो हमने देखा वहां पे ही बना लिया, आप कहीं पे भी बनाएंगे, किसी भी जगह पे बनाएंगे तो आपका इसी तरीके से बनेगा। देखिए F1 F1 2, मान ली कहीं पे भी रख लीजिए, आपका मन करे यहाँ पर रख लो, बिल्कुल पास में रख लो इसे, और ये गया इस तरीके से, तो डाइवर्ट होगी तो ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है, तो आप देखेंगे ये आपका इस तरीके से यहाँ ऑप्टिक सेंटर सॉरी जाएगा। तो आप कहीं पे भी रख रहे हैं तो देखो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आ रहा है, सीधा आ रहा है, लेकिन इसे हम आभासी माने क्योंकि इसे मिलाया जा रहा है, इसे मिलाया जा रहा है, तो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज आएगा। तो इस तरीके से हमने फिगर बनाना भी सीख लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में, और आगे पढ़ेंगे, इसमें हम सारा कवर कर रहे हैं, यानी कि जो हमने दर्पण पढ़ा था, यानी कि मिरर पढ़ा था, उसके भी फोकस लेंस का फॉर्मूला और लेंस का भी फोकस लेंस का फॉर्मूला के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस। ठीक है बच्चों, इतना आपने समझ लिया होगा। अब हम कुछ और चीजें पढ़ रहे हैं कि जैसे कि पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस के बारे में कैसे पढ़ेंगे कि पावर ऑफ P बराबर 1 अपॉन, इसमें फोकल लेंथ आएगी और जो आएगी इन मीटर, ठीक है ना, पावर ऑफ लेंस। तो ये पावर ऑफ लेंस क्या है, तो पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ। ये हमें ये बताता है कि कितना डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्जिंग कर रहा है, यानी कि किरणों को कितना मोड़ रहा है, रेस को कितना मोड़ रहा है, ये पावर को डिफाइन करता है। इसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, डायोप्टर इसे ऐसे डी से दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए किसी की F बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/25, ये सेंटीमीटर होगा, लेकिन हमको उसको मीटर बदलना है, तो इसको मीटर बदलने के लिए इसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो 100 चला जाएगा ऊपर, और ये नीचे आएगा 25, तो ये कितना आया, 4 डायोप्टर। अगर इसी को अगर हम P बराबर F बराबर 10 सेंटीमीटर ले लें, तो ये 1/10 आ जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 100/10, तो 10 डायोप्टर। तो देखा जैसे जैसे फोकस कम हो रहा है उसका डायोप्टर बढ़ रहा है, यानी कि पावर बढ़ रही है, ठीक है ना, और जैसे जैसे फोकस बढ़ रहा था उसका डायोप्टर कम हो रहा था, यानी कि पावर कम हो रही है, ठीक है ना, ये चीज भी समझ में आई। फिर आगे हम चलते हैं लेंस के फॉर्मूले के बारे में, ये डायोप्टर के बारे में हमने पढ़ लिया, लेंस के फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लेंस की बात कर लें और यहां पर मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो फोकस का फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और यहां पर फोकस का फॉर्मूला हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। तो हम लेंस को अगर देखें ध्यान से, तो यहां पर अगर हम लेंस को यहां से देखेंगे तो यहां पर f1 था, यहां पर 2f1 था, और यहां पर f2 था, यहां 2f2 था, और यहां पर उसमें हमने जब पढ़ा था तो f था, यहां c था। तो ऑब्जेक्ट हम इधर रखते हैं, अभी इधर रखते हैं, तो यानी कि जो u है वो इधर है, तो ये किस में होगी, माइनस में। f इधर है तो f किस में होगी, प्लस में। इमेज किधर बन रही है, इधर, तो v किस में होगी, प्लस में, राइट हैंड साइड में। इसमें क्या है, f किधर है, इधर, तो माइनस में। u किधर है, इधर, वो भी माइनस में, और v इधर ही बनना, वो भी माइनस में,
तो आपने ये चीज समझा कि इधर खाली यू था, तो ये इस तरह से फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला हमको याद रखना है, इसमें कोई प्रूवमेंट करके नहीं दिखाया गया है, और ये इंटर क्लासेस में प्रूव करने को आता है, ये ध्यान रखना है। देखिए बच्चों, आगे हम देखो लेंस और मिरर के बारे में फोकस फॉर्मूला और देख रहे हैं। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस है। यहाँ पर हम लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि रेखीय आवर्धन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी कि लेंथ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो लेते हैं, या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, यहाँ पर मिरर बोल देते हैं। यहाँ पर ये दोनों प्लस में, ये माइनस में है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन यानी कि m की वैल्यू किस किस रूप में हो सकती है, तो इसको समझने के लिए कि ये प्लस आएगा माइनस आएगा, तो आपने फिगर देखे होंगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट की, तो देखो ऑब्जेक्ट ये रहता है, इमेज यहाँ बनती है, तो ये माइनस में होती है प्लस, क्योंकि ऊपर की ओर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस बोलते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी देखा था कि हम जब ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऊपर की ओर जाता है, इमेज यहाँ कहीं बीच में बनती है, इस तरीके से ये बन रही थी, ये है ना, तो ये नीचे की ओर आ रही है, तो प्लस माइनस। तो अब ये 1 से ज्यादा बड़ा है छोटा है, तो हमको ये देखना है कि जो इमेज होगी अगर उसकी लेंथ ज्यादा आएगी तो 1 से वैल्यू, और ये और ऑब्जेक्ट की लंबाई कम होगी, यानी कि वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक वैल्यू 1 के ज्यादा होगी। सेम हियर, तो इसी चीज को समझना है। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये वैल्यू +1 के बराबर, उससे छोटी, उससे बड़ी हो सकती है, और कॉनकेव में हमेशा प्लस छोटी होती है। रियल इमेज के लिए -1 आएगी और वर्चुअल इमेज के लिए +1 आएगी। कैसे आएगी देखो, जब तक यहाँ इमेज है इधर माइनस में आ रही है और ये प्लस में आ रही है, तो माइनस में हमेशा रियल इमेज आएगी। लेकिन जब वर्चुअल इमेज आती है तो हमने देखा जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, लगभग ये करीबन यहाँ पर आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो हम देखते हैं तो उसके फ्रंट में ही यहाँ पर आ जाता है, तो ये एफ होता है, ये इस तरीके से इमेज जाती है, है ना, और ये फोकस ऐसे जाती है, और फिर जब उसको मिलाते हैं तो ऐसे सामने इमेज बनती है इसके, तो वो भी प्लस में होती है, वो भी प्लस में होती है, तो इसी वर्चुअल इमेज होती है। यहाँ पर वर्चुअल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए सेम वही लेगा। कॉनकेव मिरर के लिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो +1 से ज्यादा, -1 के बराबर या -1 से कम होगी कॉनकेव मिरर में, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स मिरर में +1 से छोटी अगर है तो कॉन्वेक्स मिरर में +1 से छोटी होगी और प्लान मिरर में +1 के बराबर होगी। ओके, तो ये चीज ध्यान देखनी है। और इसमें भी वही चीज है कि जैसे हमने समझा प्लस माइनस, इसमें भी हमारा वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा, तो हमने बताया था ना, यहाँ एफ होता है, यहाँ पर सी होता है, जब यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये फोकस से चला जाता है, दूसरे चला जाता है, इस तरीके से, तो ये भी प्लस हो जाता है ऊपर। तो इस वजह से ये भी हमारी जब प्लस में आ जाएगी तो वर्चुअल इमेज हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया वो ये प्लस क्यों है और माइनस क्यों है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो कि आई सीधी सी बात है, न्यूमरेटर मान लीजिए, इसे डिनोमिनेटर मान लीजिए, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो 1 से बड़ा होगा। ओके, प्लस माइनस के लिए ये प्लस में, माइनस में, ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लस में तो माइनस में, आई का मान माइनस में और एच का मान ऑब्जेक्ट का मान प्लस में लेंगे और रख के हम वैल्यू निकाल लेंगे, सीधी सी बात है, और उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेंगे। ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कब हो रहा है, आपको ये याद नहीं करना है, समझना है, ये तो ऑटोमेटिक। और याद करना चाहे हम याद भी कर सकते हैं। प्लान में देखो जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होती है उतनी हाइट इमेज की होती है, दोनों ही तो प्लस में ही रहता है हमेशा, ठीक है ना। ओके, और कॉन्वेक्स में आपने देखा होगा लेंस में कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा होगा कि जब इस तरह से होती है तो हमेशा यहाँ छोटी बनती रहती है, इसलिए प्लस से 1 आती है, क्योंकि वो भी ऊपर ही रहती है, यहाँ रहती नहीं रहती। ऑब्जेक्ट यहाँ होता है तो जाता है इस तरह से, फिर दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमेशा यहाँ बनता है इमेज, हमने उसमें देखा था, तो हमेशा वो +1 से इस तरह से होती है। ठीक है बच्चों, आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई कमी लगती है तो उसे बताइए, और आपको कुछ और भी समझना है, अच्छे से समझना है, जानना है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम जरूर उसमें प्रयास करेंगे आपको अच्छे। हमारा भरकस प्रयास है
हम पूर्ण तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक एक छोटी चीज जो भी आपकी है वो समझ में भी आए और याद ना करनी पड़े, समझ में आए। याद करना अलग चीज, जैसे मैंने अभी इन्हीं की बात करी कि इनको याद करना है, तो याद करना अलग चीज और समझना अलग चीज है। समझेंगे तो ज्यादा दिमाग में हमारे मस्तिष्क में रहेगा और रटेंगे तो हमारा भूल जाएंगे। तो ये सब चीजें इसी रेशियो पे होती है, प्लस माइनस पे आप ध्यान देंगे और ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आप जहां भी हो खुश रहे, सदा आबाद रहे। धन्यवाद।